वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं हर दिन आपकी नई नई वीडियोस लाता रहता हूं, तो आज मैं फिर हाजिर हूं आपकी नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो का टाइटल है बजट का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, जिसको इस बार के बजट के बारे में नहीं पता, आइए जानते हैं किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से। बिल्कुल आसान भाषा में और पूरे बेहतरीन तरीके से पूरे बजट का वो मैं बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक मेरा फेवरेट है बजट। ना पक्ष की ना विपक्ष की बात करेंगे, निष्पक्ष। मेरे साथ में बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम नीचे कमेंट बॉक्स में मत करिएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज का बजट यानी कि ईयर मार्क किया गया है, कुछ पैसा बजट बनाया गया है। घर में भी महिलाएं बजट बनाती हैं। सिंपल है ये। बजट बनाने का मतलब है किस चीज में कितना पैसा खर्च करूंगी। घर की महिला सोचती है, ऐसे ही हमारी देश की महिला निर्मला सीतारमण ने सोचा कहां पे कितना पैसा खर्च किया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो बजट समझने से पहले इकोनॉमी को समझते हैं। और इकोनॉमी चलाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? कंजम्पशन। दूसरा कंजम्पशन है, तीसरा भी एक्चुअली कंजम्पशन है। यानी कि जब लोग पैसा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है। अब उसके 2 तरीके हैं, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। इस सारे बजट में कुछ चीजें प्लस थी, कुछ माइनस थी। मैं दोनों बताऊंगा और आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। पहले समझ लेते हैं, कंजम्पशन के लिए चाहिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जेब से पैसा निकालने की क्षमता। और जेब से पैसा तब निकलेगा जब जेब में पैसा हो। और जेब में पैसा कैसे आएगा, वो इस बजट ने तुरंत तो जेब में पैसा नहीं दिया है। क्या हुआ है इस बजट में, समझते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब अगर 1 लाख रुपए मेरी इनकम है, 20,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरी बची हुई 80,000 रुपया वो मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। आसान है भाई, समझते जाओ आराम से। आपको टोटल 5 बैलेंस शीट देखनी जरूरी है इकोनॉमी के लिए। पहली बैलेंस शीट, जो छोटे बैंक होते हैं वो लोन देते हैं, वो होते हैं एनबीएफसी। दूसरी बैलेंस शीट होती है बड़े बैंक्स की। तीसरी बैलेंस शीट होती है जो बैंक से लोन लेता है, कॉर्पोरेट। और छोटी बैलेंस शीट एक और होती है जिसको चौथी बैलेंस शीट कहूंगा, यानी कि एमएसएमई की बैलेंस शीट। तो ये 4 बैलेंस शीट जब ठीक होती है तो 5वीं बैलेंस शीट हमारे भारत देश की भी ठीक होती है। उसके लिए आपको चाहिए 3 चीजें, एक एक्सपोर्ट, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आए, एक्सपोर्ट यहां से माल बाहर बेचे तब दोबारा बाहर से पैसा आए, और तीसरा कंजम्पशन, यानी कि एक्सपोर्ट, एफडीआई, कंजम्पशन। ये 3 चीजें बढ़ती हैं। एक्सपोर्ट मतलब जब मैंने बेचा तो मेरे पास डॉलर आया, एफडीआई कोई बाहर से डॉलर लेकर के आया, और कंजम्पशन जब बहुत डॉलर आया तो खर्च करके दिखाया। ये 3 बातें होती हैं। अब समझते हैं इस बजट को। इस बजट में हुआ क्या है। यहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड करी गई है हेल्थ केयर के अराउंड, थोड़ी लैब्स को बढ़ाया गया, क्रिटिकल केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, टेस्टिंग लैब्स बनाई गई हैं। इंपेटस दिया है इकोनॉमी को। कैसे दिया गया है? डिमांड को पुश करने के लिए लॉन्ग टर्म पे ज्यादा फोकस किया गया है। इंफ्रा पे बहुत फोकस किया। भैया इंफ्रा क्या होती है? सड़कें, बिल्डिंग, बाकी वो सारी चीजें जो देश में, जिससे बाद में व्यापार बढ़ता है। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट। आजकल तो खैर बहुत सारे एनडीटीवी चैनल वगैरह हैं, कहीं और भी चैनल हैं, बड़े अच्छे चैनल हैं। ये तो बार बार ये बोलेंगे कि भाई ये तो पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया, पूंजीपतियों के पास बेच दिया, पूंजीपति के पास बेच दिया। ठीक किया, वो गलत है ही नहीं। क्यों बोलते हैं पूंजीपतियों को दे दी सरकार, सूट बूट की सरकार। मैं सरकार के फेवर में नहीं हूं, पर यह मुद्दा अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं भी ये करता। क्यों करता मैं? इसके बहुत सारे कारण है, मैं समझाऊंगा। इसलिए मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूंगा। ना मैं बनने वाला हूं जी न्यूज, ना बनने वाला हूं एनडीटीवी न्यूज। दोनों थोड़ी अलग अलग विचारधाराओं वाले हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो आपको बताना जो काम की बात है आपके लिए। गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग गवर्नमेंट्स मनी एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेरी बात समझना, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रही है। अगर वी शेप इकोनॉमी लेकर के आनी है तो आपको लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और ये वाला जो बजट है, इस बजट के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, या लगभग कहेंगे कि बहुत कम था। आम आदमी के लिए ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। इस बजट के अंदर लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स पर ज्यादा फोकस किया गया, यानी कि बड़ा करेज चाहिए। वोटर मुझको वोट ना दे तब भी देश को आगे बढ़ाऊं, तो फोकस किया गया लॉन्ग टर्म पे। पहले समझते हैं इस बजट में पॉजिटिव क्या था कि सेंसेक्स 2000 पॉइंट जंप मार गया 4.5% के आसपास, यानी कि वो भी एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी ने इसको एक्सेप्ट किया है या बिजनेसेस ने एक्सेप्ट किया है। 2.2 ट्रिलियन रुपी, यानी कि लगभग 30.2 बिलियन डॉलर को हेल्थ केयर पे 2021-22 के अंदर लगाने का प्लान किया गया। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। स्वस्थ होना जरूरी है जी। हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट भी चला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, नहीं समझे। 64,000 करोड़ रुपया 6 साल में खर्च करने का प्लान है, यानी कि 10,000 करोड़ रुपया हर साल। ओवरऑल बजट में आप ये समझ सकते हैं कि अगर पूंजीपति बढ़ता है तो क्या है, बाकी सारे के सारे जो नॉन पूंजीपति बढ़ते हैं तो क्या है, दोनों का फायदा होता है। पहले ही समझते हैं, ऐसा नहीं है कि पूंजीपति बढ़ेगा तो आम आदमी पिस जाएगा, ये अमीर आदमी सारे पैसे खा जाएगा। आपके पैसे कोई नहीं खा सकता है। वो पैसे आते भी है उसके पास तो बैंक में रखता है, बैंक में रखता है तो फिर से लोन आउटफ्लो बढ़ता है, मार्केट में फिर से कैश आता है।
तो ऐसा नहीं है कि पूंजीपति अगर बड़े बढ़ते हैं तो बाकी सब के सब पिस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये धारणा थोड़ी मार्क्सिस्ट धारणा के रूप में इसको माना जाता है, पर इस धारणा की कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। पहले आप समझते हैं कि केवल 5% स्टार्टअप ही 10 साल तक चल पाते हैं और 0.01% स्टार्टअप है जो 100 साल चलते हैं। पर टाटा ग्रुप एक ऐसा स्टार्टअप जो 150 साल से चल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो भी तो पूंजीपति एक तरह से। तो वो आज टाटा ग्रुप की 100 कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं और उनकी 28 कंपनी पब्लिक लिस्टेड है। अगर टाटा ग्रुप आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। 7th लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है पूरे पृथ्वी की ये टाटा ग्रुप। इसकी जो कंबाइंड मार्केट कैप है वो $160 बिलियन से ज़्यादा था पिछले साल, इस समय और ज़्यादा होगा। यानी कि 67% इनका जो रेवेन्यू इंटरनेशनल ऑपरेशन से आ रहा है। तो जब पूंजीपति बढ़ते हैं तो भी देश आगे बढ़ता है। आज आप देखेंगे कि पूरे के पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल मार्केट कैप है उसका 6% से ज़्यादा तो अकेला टाटा ग्रुप का है। वो 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। आप पूंजीपति से पहले समझते हैं ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आए। तो फायदे नुकसान दोनों बताऊंगा। फिर से बता रहा हूं, नीचे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं और साथ में कोई भी कांग्रेस बीजेपी भी नहीं करना मेरे साथ। आज ये समझिए देश का 2.25% टैक्स केवल टाटा ग्रुप देता है। इसका मतलब क्या हुआ? आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और गोवा मिला के जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं उतना टाटा ग्रुप अकेला देता है। अब अगर देखें कि इसमें शॉर्ट टर्म में इस बजट में क्या फायदे हुए, पहले ये समझते हैं शॉर्ट टर्म फायदे क्या है। शॉर्ट टर्म फायदे ये हैं कि 35,000 करोड़ रुपया कोरोना वैक्सीन के लिए लगा दिया। हमारे यहाँ जो कोविड के केसेज अमेरिका के बाद सेकंड हाईएस्ट थे, तो टोटल हेल्थ केयर बजट इस समय 2.25 लाख करोड़ के नजदीक ला दिया, यानी कि 2,16,000 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 94,000 करोड़ था, यानी 135% बढ़ा दिया। चलो ये तो आपने अच्छा किया, निर्मला सीतारमण जी आपको बधाई हो। 75,000 आपने ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर की बात करी, आपको बधाई हो। 602 जिलों के अंदर आपने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोलने का प्लान किया। 17 पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी आपने प्लान किया, बायो लैब्स का प्लान किया। और इंडिया में 4 प्रकार की वैक्सीन आ रही हैं। मेरा इसमें विचार क्या, मेरा ये है कि इससे जब चीज़ें ठीक होंगी तो ट्रैवल टूरिज्म इंटरनल बढ़ेगा, एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, बिजनेस में कॉन्फिडेंस आएगा और गवर्नमेंट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना रही है। पर ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये बजट एम्प्लॉय से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया है, ये बात तो सच है। यानी कि अच्छा, इसमें एक हिस्सा ये है कि एंटरप्रेन्योर बढ़ता है तो एम्प्लॉय अपने आप बढ़ जाएगा। जब एंटरप्रेन्योर कमाएगा तो वो ज़्यादा एम्प्लॉय रखेगा, ज़्यादा एम्प्लॉय रखेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉय को तनख्वाह मिलेगी। इसमें उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी बना दी है कि अगर एंटरप्रेन्योर टैक्स नहीं दे पा रहा तो उसको कैसे मदद किया जाए। पर एम्प्लॉय को ओवरऑल मदद नहीं है, लेकिन अभी अर्जेंट फायदों की बात कर रहे हैं, नुकसान अभी बताते हैं आपको। एनआरआई के लिए भी इन्होंने अच्छा कर दिया कि ओपीसी का मतलब क्या होता है? ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी, एक ऐसा 1% जो आएगा बिना किसी डायरेक्टर के, को फाउंडर के, अपनी कंपनी यहाँ से चालू कर देगा। पहले उसके लिए 6 महीने उसको रेजिडेंसी चाहिए थी, उसको 4 महीने कर दिया और 1% अपनी रिस्ट्रिक्शन हटा दिए पेड अप कैपिटल की या टर्नओवर नॉर्म्स की, तो 1% अपने आप सीधा अपनी कंपनी चालू करेगा। उसका भी बड़ा फायदा है, दुनिया भर से लोग आएंगे इंडिया में आके कंपनी चालू करेंगे, उसका फायदा होगा। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ये भी ना, इसके फायदे नुकसान लोग दोनों बताते हैं, मैं इसका फायदा ही बताऊंगा आपको। 2.25 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने टारगेट रखा है। इन्होंने टैक्स पेयर पे प्रेशर नहीं डाला कि भैया मुझको और टैक्स दो, मेरा कोरोना में पैसा लग गया, मुझे किसान के लिए कुछ करना है मुझे, तो टैक्स पेयर को उन्होंने कहा तुम ऐसे ही रहो, तुमको नहीं छेड़खानी करेंगे। इन्होंने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? या गवर्नमेंट आईपीओ भी लेके आएगा, एलआईसी का, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, नीलाचल इस्पात, पवन हंस, एयर इंडिया, इन सबको डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब थोड़ा बेचेंगे, इसमें प्राइवेटाइजेशन लेकर के आएंगे। इससे क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट घटता है। फिस्कल डेफिसिट समझा दें आपको साधारण भाषा में, अपने पास जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो बाहर से डॉलर आता है, और जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो डॉलर बाहर चला जाता है। हमारे पास डॉलर ज़्यादा होना चाहिए। जब डॉलर ज़्यादा होता है तो डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूत कीमत हो जाती है, तेल सस्ता मिलता है, पूरी की पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ती है और देश बड़ा मजबूत समृद्ध होता है। तो फिस्कल डेफिसिट को घटाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको बेच देना ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगर आपके पास रेलवे की बहुत जमीन पड़ी है और खाली है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसे बेच देना चाहिए। उसको बेचने से ऐसा नहीं है पूंजीपतियों को बेच दिया, देश नहीं, वो हमारे देश के लोगों को मिल रहा है, वो उस पर बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, उसमें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और टैक्स आएगा तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए एक प्रकार का विचारधारा मत समझिए, बैलेंस अप्रोच को समझिए। जब बैलेंस अप्रोच समझेंगे तो आपको सही समझ आएगी। कोई न्यूज़ चैनल कोई कहानी सुनाता है, कोई न्यूज़ चैनल कोई कहानी सुनाता है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, हर एक की अपनी विचारधारा है, पर मैं आपको बैलेंस अप्रोच देना चाहता हूँ। फिर इन्होंने और अच्छी चीज़ें करी हैं, जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेके आए हैं। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, पीएलआई स्कीम्स हैं कि भाई जो परफॉर्म अच्छा करेंगे उनको इंसेंटिव देंगे, पर मैं थोड़ा ईजी चीज़ें बात करता हूँ। जो डायरेक्ट टैक्स है,
डायरेक्ट टैक्स में आईटीआर में इन्होंने 75 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है उसको बोला टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, पर मेरा मानना है इससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो 75 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, ऐसे लोग ही देश में 10-20 हज़ार होंगे जो कमा रहे होंगे और उनको टैक्स का बेनिफिट दिया, तो ये तो एक आई वॉश है। इसमें तो मैं सरकार की कोई बहुत तारीफ नहीं करना चाहूँगा। और इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया कि जो पुराने केसेस हैं जिसमें टैक्स की दिक्कतें थी, वो 3 साल से पुराने केसेस को, जो 50 लाख से कम यानी कि बहुत छोटे थे, जिन्होंने गलतियां ही करी होंगी, ये कोई ऑर्गेनाइज टैक्स फ्रॉड नहीं थे। अब एक चैनल को मैं सुन रहा था, वो कहता है ओहो हो सरकार तो चोरों के साथ में खड़ी हो गई, ओहो हो सरकार तो जो टैक्स की चोरी कर रहा है उसके साथ खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है। जिस बेचारे का टोटल आमदनी 50 लाख से कम 10 साल का, वो क्या कोई ऑर्गेनाइज टैक्स फ्रॉड नहीं करता, वो छोटा बिजनेस में बेचारे से गलतियां हुई होंगी। सरकार ने बोला 3 साल पुरानी गलती है तो चलो हम भी भूल जाते हैं। इससे क्या एक और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो भी बहुत जरूरी है। और फिर उन्होंने क्या किया कि भाई को पहली बार मकान खरीद रहा है और अगर अफोर्डेबल मकान खरीद रहा है तो जो 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट वो टैक्स में डिडक्ट कर सकता है। चलो वो बड़ा फायदा हो गया कि आपको सीधा सीधा जो है इनकम टैक्स में छूट नहीं दी तो इस तरह से छूट दे दी, तो ये एक चलो ठीक है, कोई बात बनती है। लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं जो कि अभी तुरंत में अच्छी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब जैसे अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि केवल निजी कंपनियों को फायदा बढ़ाने के लिए बजट है, आम जनमानस की समस्याओं को बढ़ाने के लिए बजट है। अखिलेश यादव कहते हैं किसानों का नुकसान किया। ठीक है, इन लोगों का भी एक दृष्टिकोण ठीक मानूंगा मैं, ऐसा नहीं मानूंगा ये बिल्कुल गलत है, पर इसमें ना दोनों दृष्टिकोण समझने जरूरी है। एक इनका दृष्टिकोण जो इसको बिल्कुल गलत बता रहे हैं, वो इसलिए गलत बता रहे हैं, या राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को पैसा देने की जगह फॉरगेट पुटिंग कैश इन द हैंड ऑफ पीपल, मोदी गवर्नमेंट ने तो अपना देश बेच दिया। एक तरह से ये भी ठीक ही बोल रहे हैं। तो अब ये जो बोल रहे हैं ये क्यों ठीक बोल रहे हैं? ये इसलिए ठीक बोल रहे हैं कि आम आदमी को, जिसकी बेचारे की नौकरी गई है, जिसकी तनख्वाह कम हुई है, उसको सीधा सीधा फायदा नहीं पहुंचाया है सरकार ने। ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा टैक्स और माफ कर देते हैं, तुमको इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं, या तुमको हम ये बेनिफिट दे देते हैं, या तुमको हम फ्री में पैसा घर में पहुंचा देते हैं। ये नहीं किया है सरकार ने इस बार। तो ये नॉर्मली सरकारें तब करा करती हैं जब वोटिंग का टाइम आ जाता है, इलेक्शन का टाइम आता है। अब इलेक्शन का टाइम नहीं है, सरकार ने लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स पर ज़्यादा फोकस किया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, इनकी बात भी पूरी तरह गलत नहीं मानूंगा मैं। इनकी बात को भी मैं कुछ तवज्जो और कुछ वजन देना चाहता हूँ। पर दूसरी तरफ मैं एक चीज़ को और दिक्कत मानता हूँ, गलत मानता हूँ, जिसमें देखने में अच्छी लगती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन्होंने लेह में बनाई, कुछ थोड़ा एजुकेशन पे इन्होंने बात किया, एजुकेशन सेक्टर को 2% दे रहे हैं जीडीपी का। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, जो मुझे दुख लगा वो ये है कि पिछले साल 99,000 करोड़ एजुकेशन का बजट था, इस साल 93,000 यानी कि 6,000 करोड़ कम कर दिया। एजुकेशन का बजट और बढ़ाना चाहिए था, उसको उन्होंने कम किया, वो मुझको पर्सनल लेवल पे ठीक नहीं लगा। डिजिटल लर्निंग का स्पेंड जो है वो इन्होंने 300 करोड़ से 650 करोड़ किया, यानी कि उसको डबल किया, पर मेरा ऐसा मानना है कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। मैं इस पर टिप्पणी अपनी दूंगा। बजट एलोकेशन एजुकेशन का इन्होंने जो 6,000 करोड़ कम किया, या स्पेशल प्लान इंक्रीजिंग हायर एजुकेशन एनरोलमेंट इंडिया में जो है नहीं बनाया, उसको लेकर के मैं दुखी हूँ। इनको जीएसटी घटाना चाहिए था एजुकेशन के ऊपर। आज एडटेक के अंदर, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के अंदर जीएसटी 18% है, उसको 5% कम करना चाहिए था। 2021 का जो बजट है उसमें एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने पे कोई खास काम नहीं किया गया। डिजिटल लर्निंग 8 गुना बढ़ी है, मेरी बात सुन लीजिए, कोविड के कारण डिजिटल लर्निंग 8 गुना बढ़ी है, और तो उसका एक्सपेंडिचर भी कम से कम 16 गुना बढ़ना चाहिए था टू रिमेन अहेड ऑफ द कर्व, लेकिन उन्होंने केवल 2 गुना बढ़ा है। मुझे लगता है 16 गुना बढ़ाना चाहिए था। जबकि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि स्टार्टअप इन इंडिया टुडे आर द एमएनसीज ऑफ टुमारो, तो स्टार्टअप से बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि डिजिटल कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। आज एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए और काम किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए। उसके लिए एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स बढ़ाने चाहिए थे, उस पर पैसा लगाना चाहिए था। आराम से बात को समझते जाइए, मेरे साथ बने रहिए, मजा आ जाएगा। आपकी ना लर्निंग को बढ़ाना ही हमारे चैनल का काम है, और मैं एक से बढ़कर एक पावरफुल वीडियो दे रहा हूं। आज लाइव दे रहा हूं, वरना पोस्ट प्रोडक्शन के बाद देता हूं। 17 मिलियन इस समय स्टार्टअप्स हैं टोटल देश के अंदर। 17 मिलियन का मतलब क्या होगा नहीं समझ आता हूं। 13 मिलियन आप एमएसएमईज मान लो, जिसमें 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड है, 6.5 करोड़ अनरजिस्टर्ड है, और 17 करोड़ ऐसे हैं जो बनने वाले हैं स्टार्टअप। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई खास काम नहीं किया गया। देश में इस समय 4,500 एडटेक स्टार्टअप्स हैं, एक हमारा भी है। शिक्षा पर जितना कम टैक्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि फायदा आम आदमी को होगा। जब आम आदमी को टैक्स कम देना पड़ेगा शिक्षा पे, तो उससे नेचुरली बहुत ग्रोथ आती है। क्यों एडटेक के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए? आप मेरे को समझ रहे हैं क्यों किया जाना चाहिए? इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि 760 मिलियन यानी कि 76 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स होने वाले इंडिया के। ट्राई का ऐसा मानना है, ट्राई मतलब जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो टेलीकॉम को रेगुलेट करती है, उनके पास असली डेटा है। वो कहते हैं 76 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हो जाएंगे 1 साल के अंदर। अगर 76 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, तो क्यों नहीं इंटरनेट यूजर्स के लिए आप पढ़ाई को और अफोर्डेबल बनाएं।
देखो, इसके लिए ना ये समझना पड़ेगा कि इससे पिछले साल केवल $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था एडटेक में। इस साल लगभग $1.25 बिलियन का हुआ है इन्वेस्टमेंट। यानी कि एडटेक में दुनिया इंडिया में पैसा लगाना चाहती है। आप अगर इस पर टैक्स कम कर देते हैं, इसको और अफोर्डेबल बना देते, तो और लोग आना चाहते थे। कॉर्पोरेट के लिए कोई ना कोई तरीका निकल आता है, नीचे स्किल बिल्डिंग के लिए तरीका निकल आता है, जो बीच में एमएसएमई है, जो छोटा व्यापारी है, उस पर इसलिए फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए था। आपने किया भी, उनमें कुछ चीजें बताऊंगा। जीएसटी कम करने से निवेश बढ़ेगा, गांव गांव तक शिक्षा पहुंचेगी, भारत की शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, डिजिटल रूप से देश जागरूक होगा और तभी हमारा सपना भी साकार होगा। अब आप करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जो मैंने बताया कि भाई इन हैंड सैलरी पे आपके कोई असर नहीं आया। लोगों ने सोचा था कि हमारी टैक्स को कम किया जाएगा, लेकिन टैक्स स्लैब पे कोई फोकस नहीं किया गया। फोकस किया गया लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस में। चलते हैं थोड़ा उसके बारे में भी बात करते हैं। जिसको नया बिजनेस शुरू करना है, उसमें सिंगल विंडो सिस्टम पे निर्मला सीतारमण जी को बात करना चाहिए था। उस पर कोई खास बात हुई नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ठीक है, चलो आज हम 63वीं रैंक पे आ गए 190 देशों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन दूसरी तरफ है ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस शुरू करने के लिए आज भी हम लोग 130वीं रैंक के पीछे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में बहुत पीछे हैं। मैं ये उदाहरण कई बार दिया है कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिल्ली के अंदर 45 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें 26 लाइसेंस दिल्ली पुलिस देती है आपको, और बंदूक खरीदने के लिए केवल 19 डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि देश में दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट खोलना ज्यादा मुश्किल है, बंदूक खरीदना आसान है। आप बंदूक खरीदवा लो और बिजनेस ना खुलवा पाओ, तो इसको क्या बोलेंगे? ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस आज भी कमजोर है। उस पर काम करना चाहिए। आपने 1% कंपनी पर काम किया, मैं आपकी अच्छाई की भी बात करूंगा, वो अच्छा किया आपने। स्टार्टअप के लिए आपने 1 साल का टैक्स हॉलिडे दिया, मुझको लगता है 5 साल का टैक्स हॉलिडे देना चाहिए था। उस पर और काम करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप बढ़ेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आप ही तो कह रहे थे कि देश का आज स्टार्टअप है वो आगे चल के एमएनसी बनने वाला है, तो आज के स्टार्टअप को मजबूती देनी चाहिए थी। उससे टैक्स कमाने से ये नहीं है कि देश आगे बढ़ेगा। देश अगर फ्यूचर आपने लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लिया तो ये भी लेना चाहिए था। तीसरा, मैं मानता हूं कि हेल्थ केयर पे आपने काम किया, हेल्थ केयर इंश्योरेंस पे भी कर देते। क्यों नहीं ऐसा बोलते कि जो भाई एयरटेल है, वोडाफोन है और क्या नाम है जियो है, उनके साथ में लोगों से आप बोलते कि साल का 90 रुपया दे दो, आप साथ में इंटरनेट के बिल के साथ में ही, मोबाइल के बिल के साथ साल का 90 रुपए देते और उसको इंश्योरेंस कंपनी को दे देते, या 90 रुपए महीना देते, 1000 रुपया साल का हो जाता। इंश्योरेंस कंपनी को दे करके हर आदमी जो मोबाइल यूज करता है वो अपने आप इंश्योर्ड हो जाता है। उसका अपने आप मेडिकल इंश्योरेंस साल का 1000 रुपया देकर छोटा मेडिकल इंश्योरेंस 1 लाख 2 लाख रुपए का हो जाता है। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव है जो लिए जाने चाहिए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमएसएमई को फॉर्मल बनाना चाहिए था। एमएसएमई को फॉर्मल बनाने के लिए आप उनकी रजिस्ट्रेशन पे काम करें, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है एमएसएमई का, वो कच्चे में काम करता है, तो टैक्स चोरी होती है, आपको टैक्स उससे ज्यादा मिलता है। 6.5 करोड़ छोटे व्यापारी जो रजिस्टर नहीं कर रहे, उसको रजिस्टर कराने पे इनिशिएटिव लिया जा सकता था। मुझको लगता है ये भी एक एरिया नेगेटिव है जहां पे काम किया जा सकता था, क्योंकि जब तक टैक्स की चोरी होती है, करप्शन बढ़ता है। अगर आप रजिस्टर करा दें उनको किसी प्रकार से, उस पर पैसे लगाते, तो ज्यादा 6.5 करोड़ व्यापारी आज रजिस्टर करते, कच्चे में काम ना करते, पक्के में करते, तो करप्शन नहीं बढ़ता। उनको लोन भी मिल जाता है जब उनको लोन चाहिए, क्योंकि वो पक्के में काम कर रहे हैं। कच्चे में करता है तो उसको लोन भी नहीं मिलता है। आसान भाषा में और समझते जाइए, बहुत मजा आएगा। आज आप ये देख सकते हो हमारे साथ, मजे की बात क्या है कि हालांकि ये सारी चीजें पॉजिटिव लगती हैं, लेकिन अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जैसे जैसे याद आता जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं भागता हूं ना तो मेरे बॉडी से पसीना नहीं निकलता, कंटेंट ही निकलता। मैं इतना जल्दी जल्दी बोलता हूं, और आप भी नोट्स बनाते जाइए अगर आपको मजा आ रहा है तो। कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन पे आपने 31 मार्च 2022 तक का बेनिफिट दिया। मुझको लगता है ये और दिया जा सकता था। यानी कि जैसे कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, एक कंपनी जो आज 10 करोड़ की है, जब वो 100 करोड़ की हो जाती है, तो आपने कहा कि ठीक है, उस पर जो टैक्स लगने वाला, यानी कि 90 करोड़ पर अगर 30% टैक्स लग जाएगा तो बहुत पैसा टैक्स का देना पड़ता है। इसलिए इन्वेस्टर वहां जाना चाहता है जहां पे टैक्स का उसको बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसी जगह पे जहां पे स्टार्टअप का अगर कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करना चाहिए था। आपने 1,500 करोड़ रुपया लगाया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने डिजिटल मोड पेमेंट के लिए, जिसमें अपनी फिनटेक कंपनी जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंस, उसको आपने बेनिफिट दिया। लेकिन अगर आप इजराइल से सीखें, डेलावेयर से सीखें, तो इनका बहुत ज्यादा स्टार्टअप को लेकर टैक्स फ्रेंडली हैं ये लोग। इजराइल में तो हालांकि ऐसा है कि मेरे को मौका लगे तो मैं तो बहुत चर्चा करना चाहूंगा इसके ऊपर। इजराइल का जो पॉलिसी है वो ये है कि भैया आप स्टार्टअप हो, हाँ मैं स्टार्टअप हूँ, अच्छा फिर क्या करना है हमको? भैया 5 करोड़ रुपए दे दो, हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सरकार कहती है ले लो 5 करोड़ रुपया। अब सरकार कहती है तू सफल हो गया तो टैक्स ले लेंगे, तू विफल हो गया तो तुझे कर्जा वापस चुकाने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक सुन रहे हो? सुनो मेरी बात, अगर तू सफल हो गया तो टैक्स दे दियो, विफल हो गया तो 5 करोड़ रुपए वापस चुकाने की जरूरत नहीं। इसलिए क्या वहां पे स्टार्टअप बहुत तेजी से हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सरकारी नौकरी के लिए लोग पीछे भाग रहे हैं। तो थोड़ा बेसिकली इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमारे को देखना चाहिए। अब अगर हम देखें कि क्या चीज पॉजिटिव आपने करी थोड़ी और, वो भी देखते हैं। मैंने नेगेटिव काफी बताई इस बजट के बारे में। पॉजिटिव ये है कि आपने 15,700 करोड़ रुपया, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल है, वो आपने एमएसएमई के लिए लगाया, इन्वेस्ट किया। 3 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी आपने लगाया आत्मनिर्भर भारत के लिए, वो अच्छा लगा। बैंकिंग को आपने रिवाइवल करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगाया, क्योंकि बैंक अच्छे होते हैं
तो चीज़ें अच्छी होती ही हैं। उदय कोटक का कहना है कि ये वाला जो बजट है वो हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिफॉर्म का बजट है। मैं सहमत हूँ आपसे उदय कोटक जी। आप जो, क्योंकि जब पैसे का आउटफ्लो होता है, जो सरकार ने बड़ा आउटफ्लो किया है, इससे इकोनॉमी को बूस्ट होता है। तुरंत असर नहीं आएगा पर 1 साल में असर दिखाई पड़ता है। तो जिसकी तनख्वाह तुरंत कटी थी उसको बेनिफिट चाहिए था, उसको बेनिफिट नहीं है, ये बात सच है। बैंकिंग और एनबीएफसी जब इंप्रूव होंगे तो ही वो लोन और दे पाएंगे। जब वो और लोन देंगे तो लोग पैसा लेंगे, जब पैसा लेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च होगा। जो मैंने क्या बताया, कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, इस वीडियो के शुरुआत में। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं खुल के बात करूंगा, आपको मजा आने वाला है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इन्होंने 2.27 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज लिया ताकि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आ सकें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस में आप लेके आए, मेडिकल इंश्योरेंस की कमी छोड़ी है, वो मैं बता चुका हूं, लेकिन आप लेकर के आए 49% से 75% ले आए, वो अच्छा है। इसे इंश्योरेंस की और कंपनीज आएंगी और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट ने फिनटेक के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। गुजरात के अंदर एक फिनटेक सिटी जिसको बोलते हैं गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, तो वो बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पे आपने काम किया उससे हमारे को खुशी हुई। 5.5 लाख करोड़ का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखा है, जो कि पिछले साल के 4.39 लाख करोड़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं कि भाई ये पूंजीपतियों की सरकार है। भैया जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो प्लम्बर भी आएगा, रोड बनाने वाला भी आएगा, इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, बिल्डिंग बनेगी तो कारीगर भी आएगा, जब बिल्डिंग बनेगी तो वो ईंटा लगाने वाला मेसन सब आएगा, कारपेंटर भी आएगा, वो भी तो तनख्वाह लेगा। तो कैसे नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी? ऐसा नहीं है, पूंजीपति के बढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि इकोनॉमी नहीं बढ़ती है, बढ़ती है। पूंजीपति ये नहीं है कि पैसा खा गया, पैसा खा गया। क्या ब्रेकफास्ट में नोट खाता है वो 2000 रुपए के? हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो पहले ये समझिए कि पूंजीपति बढ़ने से भी देश बढ़ता है और देश में गरीब के बढ़ने से भी देश बढ़ता है। ये दोनों उपाय हैं। एक उपाय यहाँ से है कि जब आप टॉप को एम्पावर करके पूरे के पूरे मिडिल और बॉटम को एम्पावर कर दो, या मिडिल को एम्पावर करके टॉप और बॉटम को एम्पावर कर दो। जब केवल बॉटम को एम्पावर कर दोगे तो पैसा खर्च कर देगा, वो ग्रो नहीं कर पाता है। तो आपको सब तरफ से चलना जरूरी है इस समय। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन की मैं बधाई देता हूं आपको। रोड आप बनाने जा रहे हैं, इससे डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ेगा, इकोनॉमी को इंपेटस मिलेगा, डिमांड आगे चल के पुश होगी और एम्प्लॉयमेंट नेचुरली जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के साथ में एक अच्छा काम आपने क्या किया कि आप पोर्ट कर सकते हो। तेरी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, मैं तेरे साथ जा रहा हूं। तेरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बहुत महंगी है, मैं तेरे साथ जा रहा हूं। तो चोर लग रहा है, मैं तेरे साथ जा रहा हूं। तो उसका मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर एम्पावर हो गया, उसका जिसके साथ मन करे उसके साथ जाएगा। जैसे मोबाइल में होता है, वोडाफोन नहीं समझ में आ रहा, जियो में चले जाऊं, जियो समझ नहीं आ रहा, एयरटेल में चले जाऊं, इससे कंज्यूमर एम्पावर होता है। एग्रीकल्चर के अंदर आपने 16 लाख करोड़ के क्रेडिट का टारगेट आपने लिया। 1000 से ज़्यादा आप मंडीज को अब दोबारा से डिजिटल करने जा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है। देखो, क्योंकि ना आपको जो बीच का तबका है उसको एम्पावर करना इसलिए भी जरूरी था कि जीडीपी का 29% केवल एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि लगभग 1/3, और 33% इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एमएसएमई लेके आता है, यानी कि छोटा व्यापारी। 12 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 48% ये देश का एक्सपोर्ट करते हैं। और आपने इसमें क्या किया? एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया आपने, 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया। इससे अच्छा है, उनके कंप्लायंस का टेंशन भी कम होगा, प्रोसीजरल टेंशन उनके थोड़े कम होंगे, और आपने उस पर फंड एलोकेशन भी किया है 30 से 35% जीडीपी में। चलो अब एक और बात बताते हैं आपको, वो है सोसाइटल सिक्योरिटी में मिनिमम वेजेस पे आपने अच्छा काम किया। अगर आप नीचे के तबके के गरीब लोगों की बात करें कि आपने कहा कि सबको मिनिमम वेज देना है और साथ में ईएसआईसी में कवर करना है। ईएसआईसी क्या होता है? ये वो स्कीम है जिससे उनकी हेल्थ वेल्थ पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल का उनको बेनिफिट मिल जाता है ईएसआई का। और हाँ, आपने जिसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट की, यानी कि विनिवेश की, जिसमें डिफेंस का लैंड, रेलवे की ज़मीन और पीएसयूज की ज़मीन को आपने बेचा है। लिक्विडेट आपने किया अनप्रोडक्टिव एसेट को। इसके खिलाफ में कई लोग बोलते हैं बात, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब भी आप लिक्विडेट करेंगे अनप्रोडक्टिव एसेट को, जो एसेट मेरे को कुछ कमा के नहीं दे रहा है देश को, जो एसेट देश को कोई इनकम नहीं जनरेट करके दे रहा है, जब आप उसको बेचोगे तो देश में कैश आएगा, कैश आएगा, फिस्कल डेफिसिट मजबूत होगा। फिस्कल डेफिसिट मैं समझा चुका हूं, देश में डॉलर ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि डॉलर ही दुनिया को कंट्रोल करता है। जब हमारे देश में डॉलर ज्यादा होगा तो नेचुरली बेनिफिट होगा। तो ये वोट वाला बजट तो नहीं है, इसमें वोटर्स को नहीं लुभाया गया है। इसको मैं एक प्रकार से देश वाला बजट बोल सकता हूं। इसमें आम आदमी नुकसान में रहेगा, पर थोड़े दिनों बाद आम आदमी को भी फायदा होगा। देखो, ऐसे मानो कि पेन वर्सेस हेल्थ, इसमें ना आपको इंजेक्शन दे करके दर्द होता है, लेकिन हेल्थ लॉन्ग टर्म में ठीक होती है। क्योंकि आनंद महिंद्रा को मैंने पढ़ा तो वो कहते हैं कि उनके लिए
बॉक्स टिक हो गया। आनंद महिंद्रा कहते हैं मेरी तरफ से ओके है। अब मैं अपने भी व्यूज देता हूं। मेरे व्यूज क्या है, ये तो चलो मैंने प्लस माइनस बताए। मेरे व्यूज क्या है, पहले समझो देश की ताकत क्या है। हमारे देश की ताकत है ह्यूमन कैपिटल। हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो मैं उसको कमजोरी की जगह 2 मिनट के लिए ताकत ही मानता हूं। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ती है। जब लोग ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी। इसी कारण से एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में काफी है और छोटे मोटे इनोवेशन आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ और चीजों में काम करना चाहिए था, जैसे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स पे। आज हमारे पास में हर 10 लाख लोगों पे केवल 20 जजेस हैं। अगर 10 लाख लोगों पे 50 जज कर देते तो हमारा करप्शन अपने आप रिड्यूस हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जल्दी डिसीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी डिसीजन। क्योंकि आज देखो अमेरिका के अंदर कोई डिसीजन जब कोर्ट में जाते हैं तो 1 साल में हो जाता है, और हमारे यहाँ 20-20 साल तक नहीं होता है। तो अगर आपको जल्दी डिसीजन चाहिए तो आपको नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते थे। आपको ऐसा करना चाहिए, स्टेट्स को अपना पीएनएल मैनेज करने दें, क्योंकि स्टेट जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा मुख्यमंत्री स्टेट को प्रॉफिट में रन कर रहा है, कौन सा लॉस में रन कर रहा है, क्योंकि पैसा स्टेट के पास ही है। ऐसा नहीं है कि पैसा उसकी जेब में जाता है। दूसरा, आपको एजुकेशन पे और टीचर्स पे काम करना चाहिए था कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी शुड हैव इंप्रूव्ड। क्यों नहीं, जैसे आईपीएस आईआरएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, ऐसे ही इंडियन टीचर सर्विसेज भी होने चाहिए, क्योंकि टीचिंग पे भी हमारे को पैसा लगाना चाहिए। चौथा, मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में रहना चाहिए और कॉर्पोरेट को बिजनेस करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस इज नॉट टू डू द बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस है टू रन द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री, और बिजनेसमैन का काम है बिजनेस चलाएं। तो रेलवेज, एयरलाइंस, ऑयल एंड गैस को जो आप प्राइवेटाइज करने पे जा रहे हैं, उसमें मेरे सुझाव पे ऑलरेडी टिक है, आपने उसमें अच्छा किया। ब्यूरोक्रेट्स के लिए मेरा एक सुझाव था कि इनको आप स्टिक इन कैरेट पे लेके जाएं, क्योंकि जब भी ब्यूरोक्रेट को अच्छा काम करना जाता है तो उसको कोई कैरेट तो मिलता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ब्यूरोक्रेट को अच्छा काम करे तो उसको आप इंसेंटिव दे देते हैं, मिलती है उसको तनख्वाही है। लेकिन वो कोई गलती कर दे तो सीबीआई, सीएजी, सीवीसी उनके आगे लग जाती है। इसीलिए बेचारा ब्यूरोक्रेट चाह के भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आज तक नहीं लेकर के आ पाया। अगर आप देखेंगे आज तक के हजारों ब्यूरोक्रेट जो हमारे देश में हुए, उनमें से बहुत लिमिटेड, केवल 10 के अंदर आप नंबर गिन पाएंगे, डबल डिजिट में भी नहीं जा पाएंगे, जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स ला पाए। मैं ब्यूरोक्रेट्स की निंदा नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है, पर आपने उनको आज एम्पावर करने की जगह उनको डिसएम्पावर इसलिए कर दिया क्योंकि आज वो अच्छा काम करे तो आप थोड़ी उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे देते हैं। अगर वो बड़ा काम कर दे तो आप उसको क्या करते हैं, वो मेडल भी बड़ी मुश्किल से जीवन भर में मिलता है। अगला छठा रिफॉर्म मुझे लगता है जिस पे काम कर सकते हैं, जो मेरा है विश्वास, जिसमें स्कॉलरशिप पे काम किया जाना चाहिए था 1 लाख करोड़ रुपए की। यानी कि बजाय के इसके कि मैं एससी एसटी हूं और बजाय के इसके कि मैं निचले तबके का हूं, केवल उस पर काम करने के बजाय आपको काम करना चाहिए कि जो केपेबल है, जो बुद्धिमान है, उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा, चाहे वो पैसे वाला चाहे पैसे वाला नहीं है। इससे क्या होगा, कॉम्पिटेंट बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता। और मैं 7वां बात करना चाहूंगा कि इंडस्ट्री नेटवर्क क्लस्टरिंग पे काम होना चाहिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखें, जापान से अगर मैं रहता तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का लोन और लेकर के आता 50 साल के लिए, जिसका बेनिफिट क्या है, कौन देखेगा 50 साल बाद जापान कहां पे और इंडिया कहां पे है। आराम आराम से उनको देते, इनका इंटरेस्ट रेट भी लगभग ना के बराबर है, और उससे सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते और बढ़िया तरीके से। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, उस पर आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो जहां भी 1 लाख की पॉपुलेशन हो जाती है वहां पे अर्बनाइजेशन बहुत जरूरी है। वहां अर्बनाइजेशन आ जाता है तो वहां पे आसपास के छोटे छोटे कनेक्टेड गांव भी अपने आप समृद्ध होने लग जाते हैं। लेबर इंटेंसिव बिजनेस को मैं 10वां सुझाव दूंगा कि उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए लेबर इंटेंसिव बिजनेस को, तो उसके ऊपर हमारे को थोड़ा नीचे के तबके पे और एजुकेशन पे काम करना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा कि अपना 11वां सुझाव कि गवर्नमेंट को स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा पैसा लगाना चाहिए था। इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, जिसकी बात भी मैंने करी, इस पर करना चाहिए क्योंकि फैसिलिटी उस पर आज भी बहुत न्यूनतम है। मेंटर सरकार को देने चाहिए कि आज हम लोग सरकार को कहना चाहिए कि हम 25,000 मेंटर दे रहे हैं सरकार की तनख्वाह पे। जिसको भी बिजनेस अच्छा करना, अगर उनका आइडिया अच्छा है तो सरकार के मेंटर्स आके, जिनको सरकार 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे और ऐसे 25,000 मेंटर सरकार क्रिएट कर दे, तो वो इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर की तरह काम कर सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको अपने लीडर्स वाइजली चूज करने चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को चूज किया था, और आपको भी पुराना भारत ही हमारे को आगे लेके जाता है, जहां पे भगवत गीता में वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और मोरालिटी सिखाती हैं। बहरहाल आपके लिए क्या है, आपके लिए 2 बातें हैं, एक फास्टर अडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी, फास्टर अडॉप्शन टू न्यू प्रोसेस, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी इकोनॉमी भी वी शेप में आएगी। मेरे को और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं भी इनिशिएटिव ले रहा हूं ताकि लोग फास्टर अडैप्टेशन कर सकें, टेक्नोलॉजी को भी और नए प्रोसेस को भी। और मेरा इनिशिएटिव क्या है, समय मैंने लगता है काफी ज्यादा ले लिया है। मेरा इनिशिएटिव यह है कि लोगों के पास टाइम नहीं था, लोगों के पास में वर्नाक्युलर हिंदी भाषा में हाई पावरफुल सुपर सॉलिड कंटेंट नहीं था, उनको बिजनेस की एजुकेशन नहीं थी, उनके पास एमएसएमई के मेंटर्स नहीं थे, उनके पास क्वालिटी फैकल्टीज नहीं थी, या उनके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कारण एमबीए में एडमिशन नहीं ले सकते थे, या ले भी सकते थे तो एमबीए बहुत महंगी थी, या फिर उनके हाई फेलियर रेट्स हैं बिजनेस के। तो ये सारी तकलीफों को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को बिल्ड किया। आप आइए इस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को सीखिए, क्योंकि सरकार भी समझ गया है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। सरकार ने एम्प्लॉय से ज्यादा फोकस एंटरप्रेन्योर्स पे किया। एंटरप्रेन्योर जब ग्रो करते हैं तो एम्प्लॉयज अपने आप ग्रो करते हैं, देश अपने आप ग्रो करता है। बोर्ड लाइन नंबर मेरा बड़ा सिंपल है, 9810544443, यानी कि क्या है 98 105 44 44 3। इस नंबर पे आप फोन करके बात करिए। हमने
आपके लिए कुछ अच्छे प्रोग्राम जैसे लॉन्च किए, जो भी कुछ था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने सब कुछ दिया है। ये हमारी भागीदारी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आपको अगर ये बजट समझ में आया, पूरा का पूरा बजट आसान भाषा में मैंने हिंदी के अंदर इजी करके समझाया आपको और बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच दी है। इस बजट के फायदे नुकसान दोनों बताएं। आप इस वीडियो को आपस में शेयर कर सकते हो कुछ खास लोगों से। उनको मत शेयर करना जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नेचर के हैं, क्योंकि वो फिर नीचे आकर के कॉमेंट बॉक्स में बहुत कुछ बोलते हैं। मैं एक्सट्रीमिस्ट नेचर का नहीं हूँ। मेरा काम क्या है, सबसे सीखना। मैं कांग्रेस से भी सीखता हूँ, बीजेपी से भी सीखता हूँ, मैं हर धर्म से सीखता हूं। मैं सबसे सीख करके फोकस किस पे करता हूं, एंटरप्रेन्योर बनाने पे। और आपको एंटरप्रेन्योर बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको सफल बनाना ये मेरी जिम्मेदारी है। शेयर करिएगा वीडियो को। और अगर मेरा ये इनिशिएटिव, निडर इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करके उत्साह बढ़ाइए कि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और लेके आए। आगे मैं रतन टाटा जी पे वीडियो बनाने की मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मैं इलॉन मस्क पे दोबारा एक वीडियो बनाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं स्टीव जॉब्स पे वीडियो बनाऊं, सरदार पटेल पे बनाऊं, या फिर क्यों गांधी जी को बोला जाता था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। पूरे सम्मान के साथ, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सी केस स्टडी देखना चाहते हैं। पिछले पावरफुल वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। मैंने एक से बढ़कर एक केस स्टडी लानी शुरू कर दी है। इस समय मैं पावरफुल कंटेंट दे रहा हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाकी से रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। गाइज, आपने इस वीडियो में बजट को बड़े ही आसान भाषा में समझा। होप कि आपको पूरा बजट समझ में आ गया होगा। डॉक्टर विद्या सर ने हर टॉपिक को एक बैलेंस वे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। उन्होंने हर एक चीज़ में नेगेटिव क्या है, उसमें पॉजिटिव क्या है, उसको बड़े बैलेंस तरीके से समझाया। अगर किसी चीज़ के लिए जो बजट रखा गया है वो सही है या उसमें उस बजट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, उसको उस चीज़ को भी मैं बड़े बारीकी से समझाया। तो गाइस, ये मुझे वीडियो तो बहुत ही सही लगी, क्योंकि मुझे कम समय में पूरा बजट ठीक ठाक कहूँ या तो कहूँ तो मुझे लगभग पूरा समझ में आ गया। आपको कितना समझ में आया और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आगे आपको इस तरह के हमारे किसी वीडियो पे आई मीन कि या तो बजट से हो, चाहे वो कुछ भी हो जिस पे आपको हमारा रिएक्शन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो को मैं समाप्त करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।